नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो हम पढ़ रहे थे आपका अध्याय जो आपका गुप्त काल था उसके बारे में, और गुप्त वंश का पतन हमने देख लिया था कि किस प्रकार से पतन हुआ था। यदि आपने अध्याय पहले के पार्ट नहीं देखे या कंप्लीट बुक पढ़नी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहां पे आपको कंप्लीट बुक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और साथ साथ आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी करवाए जा रहे हैं। तो चलिए हम आज आगे पढ़ते हैं कि इसी बीच दक्षिण और पूर्वोत्तर में, कि जिस टाइम मध्य भारत में तो आपका गुप्त वंश था, तो आपका जो आपका दक्षिण और पूर्वोत्तर में था उस समय क्या हो रहा था। चित्र 7.8 में मानचित्र को पुनः देखें। जब उत्तर भारत में गुप्त शासन था उस समय दक्षिण भारत में पल्लव एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे भी। जो आपके पल्लव थे वो शक्तिशाली राजवंश के रूप में उभरे थे पल्लव भी। उन्होंने धीरे धीरे आज के तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। यदि आप भारत का मैप इस प्रकार देखेंगे तो ये था, यहाँ पे पल्लव ने क्या कर लिया था, मिला लिया था, अपने राज्य को बढ़ा लिया था। उनकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि सातवाहनों के अधीन थे। वो किसके अधीन थे? सातवाहनों के अधीन थे। सातवाहनों के पतन के पश्चात उन्होंने बल मिला। इनके विषय में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी शक्ति के बारे में बढ़ावा दिया। ये चीजें आपकी क्लियर हुई। पल्लव भी क्या थे? कला और वास्तुकला के महान संरक्षण थे। इनमें से अधिकांश शिव भगत थे। जो आपके पल्लव थे वो क्या थे? शिव भगत थे। आपको याद रखना है चीज। इनमें से कुछ को हम उत्कृष्ट उन्होंने क्या किया? भव्य मंदिरों, चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा के निर्माण का श्रेय दिया जाता है कि पल्लव ने क्या भव्य मंदिर और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफा का निर्माण ज्यादा किया। इनमें से कुछ को उत्कृष्ट भारतीय वास्तुकला के अध्ययन के समय जानेंगे, क्योंकि आगे आपका अध्याय आएगा ये, उसमें हम जानेंगे किस प्रकार से जो आपके प्रमुख इमारतें हैं या फिर वास्तुकला के जो अद्भुत नमूने किसने बनवाए, किस प्रकार से बनवाए। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। आपको स्टार्टिंग बता दिया था। वर्तमान तमिलनाडु जो प्राय 1000 मंदिरों का नगर है, तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? 1000 मंदिरों का नगर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आएंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। 1000 नगरों का मंदिर कहा जाता के रूप में जानी जाती है। दक्षिण में शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक के रूप में विकसित हुई। सातवाहन काल के दौरान स्थापित घटिकाओं जो सातवाहन काल में जो था आपका शिक्षा के केंद्र थे ना, उनको क्या कहा जाता था? घटिकाओं। ठीक है, तो इस प्रकार के वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। शिक्षा और बौद्धिक विकास के लिए एक वातावरण का निर्माण किया भी। तो आपको 1000 मंदिरों का नगर आपको ध्यान रखना कौन सा है? कांचीपुरम है भी। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ये कांचीपुरम भी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्मन राजवंश। अब पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन सा था? वर्मन राजवंश। आपको दक्षिण में आपका कौन सा? पल्लव। और पूर्वोत्तर में कौन सा था? आपका वर्मन राजवंश द्वारा स्थापित कामरूप राज्य भी साम्राज्य। ब्रह्मपुत्र घाटी के रूप में वर्तमान असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के उत्तरी भाग तक विस्तृत था। असम की ब्रह्मपुत्र घाटी का एक प्राचीन नाम था प्राग ज्योतिषवी। क्या था? प्राग ज्योतिषवी, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। प्राग ज्योतिष के रूप में ये क्या? ब्रह्मपुत्र की घाटी है भी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी घाटी है, तो उसको क्या नाम था? प्राग ज्योतिष था। महाभारत में प्राग ज्योतिष आधुनिक असम के शासक भगदत्तर का उल्लेख महाभारत के महान पुत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले योद्धा के रूप में किया जाता है। जो आपका प्राग ज्योतिष के शासक है ना, भगदत्तर। प्राग ज्योतिष असम में है, ब्रह्मपुत्र घाटी, आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो उसका जो शासक था ब्रह्मदत्त। क्या था? ब्रह्मदत्त भी। ब्रह्मदत्त नाम होगा, सॉरी, भगदत्तर नाम था भी। कौन था? भगदत्तर का उल्लेख मिलता है। कौरवों की ओर लड़ने योद्धा के रूप में किया गया। बाद की उस शासकों ने अपना पूर्वज बताया है। कामरूप साम्राज्य के प्रमुख सांस्कृतिक साहित्यिक केंद्र मंदिर और मठ शिक्षा केंद्रों के रूप में विकसित हुई भी। आपको दो चीज याद रखनी है। एक तो जो आपका असम में जो ब्रह्मपुत्र घाटी है ना, उसका नाम प्राग ज्योतिष था। उसके जो शासक का नाम था वो भगदत्तर था, जो कि कौरवों की ओर से लड़ा गया था। क्योंकि उसके बाद के शासक है ना, खुद को उसका क्या बताते हैं कि उसको अपना आपका पूर्वज बताते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है अभी। अब देखिए जो आपको मूर्तियां दिखाई गई, उत्कालीन कला की विभिन्न आयाम। ये देखिए मूर्तियां बनाई गई, शायद भगवान शिव की मूर्ति है। ये मूर्तियां देखिए आप, कितनी पहचान है भी।
तीसरे चित्र में इस गुप्त काल की पक्की मिट्टी टेराकोटा से भी, आपको टेराकोटा पता है ना, जब चिकनी मिट्टी से बनाई कुछ कलाकृति बनाई जाती है, आग को पका लिया जाता है और उनका रंग लाल हो जाता है तो टेराकोटा कहलाता है भी। तो ये मूर्तियां बनाई गई है भी। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में शेषनाग पर विष्णु, ये देखिए ये आपका दशावतार मंदिर है और ये शेषनाग पर भगवान विष्णु को दिखाया गया है अभी। तो ये देखिए सऊदी में अजंता गुफाएं वाकाटक राजवंशों के सहयोग से बनाई गई थी। जो आपकी अजंता की गुफाएं थी ना, उसमें सहयोग किसने किया था? वाकाटक ने सहयोग दिया था। एक विस्तर द्वार मंदिर को दर्शाती है। ये क्या है? मंदिर को दर्शाती है। इसके मध्य एक स्तूप है, बीच में क्या है? स्तूप है। इसमें बैठे हुए बुद्ध उभरे हुए हैं। सहतीर की निगल पर आधारित धनुष्कार छत पर ध्यान दीजिए कि इसकी जो छत है ना, इस पे आप ध्यान दीजिए। तो दाएं बोध स्तंभ पद्म पाणी का एक चित्र, ये बोध स्तंभ पद्म पाणी का एक चित्र आपको दिखाया गया है, मतलब बुक में से दिखाया गया। तो ये देखिए भी आप गुफाएं वगैरह चित्र सारे देख रहे। उदयपुरी की गुफाएं, ये सांची के पास गुप्तकालीन मंदिर भी। ये दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थित है। युद्ध में अर्जुन और कर्ण, महाभारत की मूर्ति कला का चित्रण, युद्ध में अर्जुन और कर्ण को इस प्रकार से दिखाया गया है। महाभारत काल का एक चित्र है भी। ये समय रेखा है आपकी कि किस समय क्या हुआ था। ये चीज अब एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 300 सामान्य संवत है। ये अब 350 में समुद्रगुप्त हुआ और 400 में चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्रभावती गुप्त, आपको पता है चंद्रगुप्त की बेटी थी। उसके बाद कालिदास और ये आए आपके। फिर आर्यभट्ट आया 500 में और 550 में वराहमिहिर आया। आपको कई बार इनको लगाने से कह सकता है। उसके साथ साथ चला आपका वाकाटक वंश। और जो आपका ये था कि कामरूप था आपका, ठीक है, ये आपका 350 में आता। गुप्त वंश आपका देखिए 300 में स्टार्ट हुआ था, यहाँ से लेके यहाँ तक 550 के आसपास समाप्त हो गया था। और पल्लव वंश सातवाहन के साथ पल्लव वंश आया था। तो इस प्रकार ये चीजें धीरे धीरे करके आगे समाप्त हो गए थे। इनके शासक क्या थे? कमजोर हो गए थे। पल्लव और कामरूप दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। दोनों का उल्लेख, चाहे आपका पल्लव वंश हो चाहे आपका कामरूप वंश हो, उसका जिक्र आपका प्रयाग प्रशस्ति मिलता है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा है। प्रयाग प्रशस्ति आपको पता है ना, जिसके बारे में पहले पढ़ा। दक्षिण भारतीय अभियान के समय समुद्रगुप्त ने एक पल्लव शासक को पराजित किया था, परंतु इस क्षेत्र को अधिकार में नहीं लिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पल्लवों सहित स्थानीय राजाओं को अपने सिंहासन पर तब तक बने रहने दिया जब तक कि समुद्रगुप्त के दीनता स्वीकार करते हुए नियमित रूप से भेंट देते रहे। उसने कहा कि पल्लव वंश के समुद्रगुप्त ने राजा के साथ युद्ध किया, समुद्रगुप्त जीत गया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप क्या कर दीजिए, मैं आपके राज्य को अधीनता में नहीं लेता। आपको उनका कुछ बना दिया कि आपको इतने रुपए मुझे देने, इतने स्वर्ण मुद्राएं क्या देने, इतने घोड़े देने, इतनी सेना देने, कुछ कंडीशन उसको बेट बोलते थे। उसने कहा ये देते रहिए, आप अपना राज करता रहिए, लेकिन जैसे ही आपने बेट देने से इनकार किया, याद रखना कि आप पे हमला करके किसी और को राजा बना दिया जाएगा भी। इससे विभिन्न राजाओं के साथ शांतिपूर्ण सहायक संबंध स्थापित करने में सहायता मिली। इसी प्रकार पूर्वोत्तर में भी समुद्रगुप्त ने कामरूप के शासक को युद्ध में हराने के उपरांत उसका राज्य अपने सीधे नियंत्रण में नहीं लिया। तो उसने कहा ठीक, उसने पूर्वोत्तर में भी किया था, कामरूप पे आक्रमण कर दिया, तो उसके राज्य को सीधे नियंत्रण में नहीं लिया। इस प्रकार हम समुद्रगुप्त की यह नीति बार बार पुनरावृत्त होते हुए देखते हैं कि राज्य पे युद्ध करता था, उसको हराता था और राजा को राज करने देता था, उसको अपने शासन से नहीं हटाता था। उसे कहता था कि तुझे मुझे सिर्फ क्या देना है? भेंट देनी। भेंट में वो आपके हाथी घोड़े और सेना, उसका भी जिक्र नहीं हुआ कि कितनी स्वर्ण मुद्राएं थी और कोई चीज थी, वो उनसे वो चीजें लेता था। मतलब टैक्स के टाइप में आप ले सकते हैं कि जैसे आपका किराया होता है ना, किराए का वो राजा बनता था। भी इतनी चीजें मुझे देता रहे, ये सारी चीज अपना राज करता रहा, हमें कोई एतराज नहीं है। प्रयाग प्रशस्ति वो अभिलेख था, और किसका अभिलेख था? वो समुद्रगुप्त का था, चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का। ये बात आपको साथ साथ याद रखनी है। गुप्त काल उल्लेखनीय प्रगति का काल था। इस प्रभाव गुप्त साम्राज्य की सीमाओं से कहीं आगे तक देखा गया। इसके परिणाम शताब्दियों तक कला, विज्ञान, साहित्य और शासन को प्रभावित करते रहे। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान सहित अन्य क्षेत्रों में खूब इसमें प्रगति हुई, बहुत ज्यादा प्रगति हुई। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास की नींव रखी। इस काल में बने भव्य मंदिर और संस्कृत साहित्य आज भी हमें प्रेरणा देते रहते। इस काल में जो मंदिर बने, चाहे वो साहित्य लिखे गए, चाहे वो संकलित किए गए हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुप्त शासकों ने स्थिर और समृद्ध समाज का निर्माण किया। उसने भविष्य के शासकों के लिए एक मानक स्थापित किया कि किस प्रकार से आप अपना राज्य बेहतरीन ढंग से चला सकते हैं।
उनकी विरासत आज भी भारतीय संस्कृति, परंपरा और आदर्शों में जीवित है। यह गुप्त काल को भारतीय इतिहास के श्रेष्ठतम बिंदुओं में से एक रूप में स्थापित करता है भी। ठीक है, मतलब कि जो भारतीय इतिहास का जो सबसे बढ़िया काल था ना, उनमें से एक काल गुप्त काल को भी हम मानते हैं। एक बार इसको देख लीजिए, थोड़ा सा इनको बताया गया है। गुप्त शासकों ने भूमि अनुदान वैवाहिक संबंधों के माध्यम से स्वयं को समर्थ बनाया, राज्य में स्थिरता सुनिश्चित की। सबसे बढ़िया बात यह थी कि राज्य में स्थिरता आई, लंबे समय तक शासन किया है। इस काल में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति देखी गई। गुप्त वंश के अतिरिक्त वाकाटक, पल्लव, वर्मन जैसे राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में शासन किया। सभी राजवंशों ने मिलकर इस काल को सांस्कृतिक और बौद्धिक रूप में जीवंत बनाया भी, मतलब बहुत ज्यादा योगदान दिया हर क्षेत्र में, चाहे कला का हो, साहित्य का हो। तो उसके बाद है आपके अभ्यास के प्रश्न, तो ये हम अलग से सीरीज में करेंगे। तो आप ये समझ सकते हैं 5 6 7 इसके क्वेश्चन है, अलग से आपके प्लेलिस्ट बना रखी क्वेश्चन आंसर के लिए, तो आप वहां जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।